मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शानदार चल रही मैदान जंग की क्लास में आज एक फिर बहुत बड़ी जंग होने जा रही है और हमारा उद्देश्य है आपको एक पद की प्राप्ति कराना। कहने का मतलब दोस्तों, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। स्टैटिक्स, जीके एंड जीएस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपके लिए बन सकती हैं, आज उन्हीं पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, पूरी मजबूती के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपको नो डाउट्स कहीं ना कहीं नए होंगे, शंका पैदा करेंगे और हो सकता है प्रश्नों के उत्तर भी गलत आप बताएं। तो अपने आप को सही ठहराने के लिए जुड़िए फिर हमारे साथ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? दबी हुई रोशनी कहते हैं। आज आप जान रहे होंगे दोस्तों, जो हमारे है आज इंडस्ट्री है जो टिकी हुई है, वह ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। कहने का मतलब हम लोग आज भी परंपरागत स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग, जी हाँ दोस्तों, जो एक तरह से कोयले का प्रयोग देखा जाता है भारत में, वह आज भी बिजली के उत्पादन में सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन नो डाउट्स यह हमारी दबी हुई रोशनी तो है ही है, लेकिन अगर भारत को दुनिया के देशों से तुलना किया जाए तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व में भारत तीसरा स्थान रखता है कोयला के उत्पादन में। लेकिन चाइना अत्यधिक कोयले का उत्पादन करता है, विश्व में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इसी के कारण कार्बन उत्सर्जन में भी चाइना का अग्रणीय रोल है। तो यहां से जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है वह यही सब बन सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला, जी हाँ दोस्तों, भंडारित है, मतलब पाया जाता है, वह झारखंड राज्य में है। ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में आता है? तो औषधीय चट्टानों में आता है। ये बातें ध्यान दीजिए दोस्तों, पेड़ पौधे एवं जैविक चीजों से इसका निर्माण होता है। आगे लिखा है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। अब देखिए दोस्तों, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न क्रांतियों से आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हरी क्रांति, ठीक है। हरी क्रांति का नाम सुना तो सबसे पहले आंसर गया कि भैया खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। कौन सा? खाद्यान्न उत्पादन है। ये बातें चलिए ठीक है। फिर आपसे पूछा गया पीली क्रांति। पीली क्रांति क्या है? तो हमने बताया कि भैया तिलहन से उत्पादन से संबंधित। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित। हमने फिर प्रश्न आता है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित? तो उर्वरक से संबंधित। किससे? उर्वरक से संबंधित। फिर आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हमने बताया भैया दुग्ध उत्पादन से संबंधित। फिर आया है गोल क्रांति। गोल क्रांति आया तो हमने बताया कि आलू से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित? आलू से संबंधित। फिर आया है स्वर्ण या सुनहरी क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति आई तब हम लोगों ने किसको बताया भैया? बागानी फसल को बताया, ठीक है। बागवानी फसल हो या फिर फल का उत्पादन हो या फिर शहद का उत्पादन से संबंधित हो, यह हमारी स्वर्ण क्रांति आती है। फिर हमारे पास आती है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। नीली क्रांति आई तो हम लोगों ने मत्स्य उत्पादन को देखा। किसको देखा? मत्स्य उत्पादन को। फिर हमने गुलाबी क्रांति नाम आया तो गुलाबी क्रांति हम लोगों ने देखा किसके नाम से भैया? झींगा, ठीक है ना। झींगा या प्याज के उत्पादन से संबंधित, ठीक है। तो इस तरह रजत क्रांति, रजत क्रांति का नाम आता है तो अंडा के उत्पादन से। लेकिन दोस्तों यहां पर है काली क्रांति तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। यही सारी क्रांतियां आपसे पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। इनको अच्छे से नोट करके कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अनिकेत जी, शिवम साहब जी, ठीक है, प्रियंका जी, ठीक है, सलोनी जी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके इतना शानदार आंसर दे रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए और सभी बच्चों का गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। लोहा और इस्पात को, सूती वस्त्र को, सूचना प्रौद्योगिकी को, चाय और कॉफी को। क्या कह रहा है, सूर्योदय उद्योग। ऐसा कौन सा उद्योग है, जी हाँ दोस्तों, जिसका उदय बहुत तेजी से हो रहा है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, वह कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी का आजकल देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सूर्योदय उद्योग नाम दिया जा रहा है। कौन सा, सूर्योदय। बहुत सारे बच्चों ने नो डाउट चाय और काफी लगाया, बहुत सारे बी नंबर आंसर दिया है ना। मेरे दोस्तों आपको आंसर देना है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला जो दोस्तों हो सामने आता है, कहा जाता है 1954 ईस्वी। जब आप सर्च करेंगे तो 1954 ईस्वी देगा, लेकिन यह गलत है दोस्तों। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र पूर्णतः स्थापित हुआ था, वह हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1959 में। कब, 1959 में स्थापित हुआ था। कहां पर स्थापित हुआ था, उड़ीसा में स्थापित हुआ था। क्या, किसकी सहायता से स्थापित हुआ था, तो जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। क्या, तो दोस्तों इतना प्रश्न आपके लिए जरूरी है जानना। बहुत शानदार बातें हैं, बहुत शानदार बातें हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत यह राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। ये बातें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न आने से पहले, नितिन सर हैंड राइटन ई बुक, नितिन सर हैंड राइटन ई बुक, जी हाँ दोस्तों, घर बैठे पीडीएफ के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों देख लीजिएगा। अगला बहुत शानदार, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कहा जाए तो दोस्तों जो हीरे की खान है वह कहां पर है, तो दोस्तों हीरे की खान जो है वह पन्ने में है। कहां पर है, हीरे की खान कहां है, सबसे महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न है, हीरे की खान कहां है, तो हीरे की खान जो है वह पन्ने में है। कहां पर है, पन्ना में। और पन्ना कहां है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन यह कहा जाए कि दोस्तों हीरा कृष्ण नदी बेसिन के में पाया जाता है, तो क्या आप सभी लोगों का आंसर आएगा, हीरा भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हीरा जो है वह कृष्णा नदी बेसिन में गोलकोंडा की खान, अगर याद हो, आंध्र प्रदेश दोस्तों, जहां से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोलकोंडा की खान बहुत प्रसिद्ध खानों में से एक आती है। तो झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, ये भारत के प्रमुख, छत्तीसगढ़ हो गया, ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। और गोलकोंडा की खान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन में ही, जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। क्या, तो कमेंट्स तो बनता ही बनता है। बहुत सारे बच्चों ने एकदम सटीक आंसर दिया है, इसी तरह आप लोग आंसर देते ही रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक हीरा कहां भैया, तो आपका किम्बरले की खान में है। कहां पर है, किम्बरले की खान है, अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन हीरो की बाजार जो लगती है, हीरो को जो तराशा जाता है मेन, वह लंदन से मेन मार्केट है। ये बातें आपको ध्यान देना चाहिए। इनमें से कौन है नवीनीकृत संसाधन नहीं है, ठीक
ठीक है, नवीनीकृत संसाधन नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, पृथ्वी की ऊर्जा। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो नवीनीकरणीय ऊर्जा में आते हैं तो उसमें पवन ऊर्जा भी आती है, सूर्य ऊर्जा भी आती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत सारी अर्थात भूकंपीय एक तरह से ज्वार भाटीय ऊर्जा आती है, ये सब आती है, लेकिन ऐसा कुछ एक में फोकस नहीं किया है। तो इसलिए उपरोक्त में से जी हाँ दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जी हाँ कोई नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिलिन में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ पेंसिलिन मतलब पेंसिल में प्रयोग होता है? तो एक मूवी आपने देखा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, 3 इडियट्स मूवी देखा है क्या? 3 इडियट्स मूवी देखा है क्या? कौन कौन बच्चा बता रहा है भैया? चलिए सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वसीम बिट्टो जी, बहुत सारे बच्चे जुड़ करके एकदम शानदार, हरिश्चंद्र जी एकदम, राजेश जी, जी हाँ, जीएस रॉक स्टार, बहुत बहुत बच्चे जुड़ करके जो आंसर देते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। 3 इडियट्स मूवी अपने आप में बहुत फेमस मूवी है, जिसमें से आपका आमिर खान का किरदार और बमन ईरानी का किरदार देखने वाली बात है ना। जी हाँ दोस्तों, तो जब पहली बार बमन ईरानी वो जब कबूतर के अर्थात घोंसले के साथ दिखाई देते हैं और बताते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ से, आप इतने लोगों को पीछे करके यहाँ पर आए हैं, तब वो अंतरिक्ष के बारे में बताते हैं कि भैया पेन क्यों नहीं ले जाया जाता। तब आमिर खान पूछते हैं पेंसिल क्यों नहीं ले गए? तब उसका जो आंसर है वह ग्रेनाइट के कारण है। अगर ग्रेनाइट की पिन टूट गई तो दोस्तों फिर अंतरिक्ष में यूं कहीं से घूमेगी, यही कारण बताया था, ये याद होना चाहिए आपको ने। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयला संस्तर मीथेन क्या है? कोयला संस्तर मीथेन क्या है दोस्तों? तो जो कोयला संस्तर मीथेन है वह एक प्राकृतिक गैस है। वह एक क्या है? प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस में आती है। अच्छा, मीथेन गैस आपके कई स्थानों पर पाई जाती है, जैसे भैया गोबर गैस है, ये पहली बात तो याद रखना, गोबर में यह पाई जाती है, अर्थात कंपोस्ट खाद में पाई जाती है। किसमें? कंपोस्ट खाद में पाई जाती है, यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बावजूद आपको अगर पता हो तो दोस्तों धान की खेती में पाई जाती है। कहाँ? धान की खेती में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद जहां कोयला की खनान होती है, वहां पर भी पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल बढ़ जाता है, यह याद रखना। हिंदी इंडिविजुअल की जो क्लास है दोस्तों, वह आप लोग घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देश में कौन सा देश, ठीक है, देशों में कौन सा देश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है 2013 से? तो चिली है, चीन है, पेरू है, यूएसए है। आप जानते हैं तांबा के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक यूएसए की खान है जिसका नाम है बूटे की खान, ठीक है ना दोस्तों, बूटे की खान है। यह तांबा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या? तांबा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यूएसए में, लेकिन यह विश्व में नहीं है, याद रखिएगा। विश्व में जो स्थान आता है वह चिली का आता है, और चिली में जो चुकी कमाता, ठीक है, चुकी कमाता करके एक झील है दोस्तों, चुकी कमाता नामक एक खान है, ठीक है, चूंकि कमाता नामक एक खान है, वह विश्व में सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, तांबा के लिए जानी जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा के लिए जानी जाती है, और यह कहीं और नहीं, चिली में ही स्थित है। कहां पर है? चिली में ही स्थित है। तो इस तरह आप यहां से ध्यान दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वस्तुकार
ठीक है, नियोजक ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था। मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ का। कमेंट्स तो बनता है भाई। चलिए देखते हैं कौन बच्चा देता है। जी हाँ दोस्तों, सटीक आंसर। लगातार ताबड़तोड़ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है देख करके, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। अगर इसी तरह मेहनत और लगन से हम लोग आप, जी हाँ दोनों लोग की बात हो रही है, पढ़ाई करते रहेंगे तो एक दिन धीरे धीरे हमारा जो जीएस का पार्ट है वह तो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा दोस्तों। और नो डाउट्स जो सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास फोन करते हैं, सर मैं आपकी क्लास है जी हाँ रात को 11 बजे देखता हूँ, 12 बजे देखता हूँ, 1 बजे देखता हूँ। मतलब जॉब कर रहे हैं वो लोग लंबे समय में। महाराष्ट्र से फोन आता है, छत्तीसगढ़ से फोन आता है, अजीब गरीब फोन आते हैं कि सर आपकी क्लास जब तक नहीं देखता हूँ नींद नहीं आती है। अरे वाह, क्या प्यार है, क्या स्नेह है, इतना मजेदार है कि मजा ही आ जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पर ली कार्बूसियर का नाम जरूर याद करिएगा, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान रखा था। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह पंजाब तथा हरियाणा दोनों का ही राजधानी है भैया। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए, जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए, एकदम बहुत शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? हिंदू ओलंपस, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? जी हाँ, टाडगढ़ को, ऊपर माला का पठारी भाग को, माउंट आबू को, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को। तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस जो है वह माउंट आबू को कहा था। माउंट आबू जो है वह राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। 1215, जी हाँ दोस्तों, मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। और इसी माउंट आबू पर गुरु शिखर स्थित है। क्या? गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर के आसपास बताई जाती है। तो यहां से भी बातें आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बहुत जी हाँ दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए कितने शानदार प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ आप ही तक नहीं, जी हाँ दोस्तों, दूर दराज बैठे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, इंडोनेशिया का, लक्षद्वीप का, फिजी का। अब मिनिकॉय आप जानते हैं, जैसे यह है हमारा इंडिया, ठीक है, यह हमारा इंडिया है, यहां पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे है आपका, याद रखिएगा दोस्तों, मिनिकॉय, और मिनिकॉय के पास में ही है मालदीव। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल जाता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल जाता है, जबकि मिनिकॉय, ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल जाता है। कौन सा चैनल जाता है? 9 डिग्री चैनल जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मिनिकॉय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? मिनिकॉय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो फिर आंसर आना चाहिए। और यह लक्षद्वीप का पार्ट है। किसका? लक्षद्वीप का, जो भारत की एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका निर्माण मूंगों की चट्टान से हुआ है, जिसका प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ है, उस, जी हाँ दोस्तों, द्वीपीय आपका जो पाया जाता है भैया, हिंद महासागर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है?
हिंद महासागर में पाया जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है, अपने आप में ये बातें आपको जानना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बैच प्रारंभ है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, बैच प्रारंभ है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, सुपर टेट की बात हो तो भी हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा शानदार प्रश्न है, लिखा है कयाल मतलब पश्च जल पाए जाते हैं मालाबार तट में, कोकण तट में, कोरोमंडल तट में, काठियावाड़ तट में। ये तट को पहले देख लीजिए क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारा मालाबार का तट है वो ये है भैया, ठीक है, मालाबार का जो तट है वह ये है, ठीक है। कोरोमंडल का जो तट है वह ये है, कोरोमंडल का जो तट है वह ये है, ठीक है। हमारा कोकण का जो तट है ये है कोकण का तट, जो हमारा काठियावाड़ का तट है वह ये है, काठियावाड़ का तट ये है। जो हमारा सरकट तट है, ठीक है, सरकट कहीं कहीं सरकार तट लिखता है तो याद रखना वह ये है। तो इसमें से जो कयाल या पश्च जल पाए जाते हैं वह मालाबार के तट मतलब केरल के बाजू में पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ये भी बातें आपको क्या है, समझ में आ रही होंगी। तो बहुत शानदार प्रश्नावलियों में जो आप लोग भाग ले रहे हैं ना, इतना प्रेम स्नेह है तो बहुत बड़ी बात है यार दोस्तों। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें एक रणनीति बनाना जरूरी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 19 जून को हमारा क्या है बेटा, पेपर है किसका, लेखपाल का। फॉर एग्जाम्पल लेखपाल का हमारा याद रखना 19 जून को पेपर है। अब जब हमारा लेखपाल का पेपर है, अब हमारे पास मान लीजिए दोस्तों 1 माह 10 दिन मतलब कुल 40 दिन का समय बचा है। अब इस 40 दिन में हमको क्या क्या है भैया, मैथ, हिंदी, रीजनिंग। तो आपका जो विषय कमजोर है, जैसे गणित, गणित आपकी कमजोर है तो गणित को कम से कम 4 घंटे दीजिए। देखिए गणित का कौन सा भाग कमजोर है, ठीक है, किस भाग में, मेंसुरेशन का भाग कमजोर है या फिर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री वाला भाग कमजोर है। कहने का मतलब एक फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का भाग इसमें आता नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। मेंसुरेशन कमजोर है कि एलसीएम एचसीएम कमजोर है कि सिंप्लीफिकेशन कमजोर है कि एवरेज कमजोर है, प्रॉफिट लॉस कमजोर है, सिंपल इंस्टेंट कंपाउंड इंस्टेंट कमजोर है, ठीक है ना दोस्तों। तो एज संबंधी तो ये सारी नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे जितने भी हैं, कहने का मतलब अगर आप इनको देखते हैं तो आपका एक रणनीति बननी चाहिए, ठीक है, और उन्हीं पर ज्यादा से फोकस किया जाए। हर दिन 4 घंटे, फिर अगर आपकी 2 घंटे हिंदी आप अच्छे से देते हो, 2 घंटे सिर्फ अगर आप हिंदी देते हो तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि 40 दिन में, जी हां दोस्तों, हिंदी तैयार हो जाएगी। 40 दिन में हिंदी तैयार हो जाएगी। और 40 दिन में अगर 3 घंटे आपने जीएस को दे दिया, 3 घंटे आपने जीएस को दे दिया तो समझो फिर कोई रोक नहीं सकता है। 40 दिन में भी पढ़ाई अच्छे से की जा सकती है। और इस समय ज्यादा से ज्यादा अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो प्रैक्टिस सेट जो ये प्रश्न होते हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस करिए। हम कितना सही है, कहां भाग हमारा कमजोर है, क्या क्या हमें नहीं आता है। अगर आप विशेष रणनीति से पढ़ते हैं, 7 घंटे पर डे वही समय पर पढ़ते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि एक सफलता के मोड़ तक आप पहुंच सकते हैं, आसान तरीके से पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ाई की है, बस अब रणनीति बना करके पढ़ाई करने की जरूरत है। जबरदस्त याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कोई भ्रंतोस्त पर्वत है। भ्रंतोस्त पर्वत का मतलब क्या होता है, खंड पर्वत। याद रखिएगा दोस्तों, क्या खंड पर्वत कौन सा पर्वत है, तो हिमालय तो नवीन पर्वतों में आता है, ठीक है ना दोस्तों। अपलेशियन
पर्वत प्राचीन चट्टानों में आता है, यूराल भी आपके प्राचीन चट्टानों में आता है, लेकिन वासेसस पर्वत जो है आपका नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है आपका, ये सब खंड पर्वत के उदाहरण है। किस पर्वत के उदाहरण है? खंड पर्वत के उदाहरण है। तो यहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। खंड पर्वत, ये खंड पर्वत से ही आपको पता होना चाहिए जो भ्रंश वाली नदियां बहती है, भ्रंश घाटी जैसे राइन नदी, तो वासेसस का संबंध राइन नदी से है। याद रखिएगा दोस्तों, यही ब्लैक फॉरेस्ट और वासेसस पर्वत के मध्य से ही राइन नदी प्रवाहित होती है, ये याद करिएगा। और ये वासेसस पर्वत कहां पाया जाता है? तो फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस में है दोस्तों, ये ध्यान देने की बातें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कन्याकुमारी आप जानते हैं दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है और केरल के बॉर्डर पर है। चलिए भाई, यह जो कन्याकुमारी है भारत के स्थल दृष्टि से सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मेन मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा। अब कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सेवराय है। तो आपको पता होना चाहिए कार्डमम पहाड़ी है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी? इलायची पहाड़ी का ही भाग है ये, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ अनाई मुड़ी पहाड़ी श्रेणी की है। कौन सी? अनाई मुड़ी पर्वत श्रेणी की भाग है। तो यह जानना चाहिए आपका नहीं दोस्तों, सबसे नीचे जो है कार्डमम पहाड़ी भी है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बातें हैं, तो इनको थोड़ा सा नोट करना जरूरी बन जाता है। चलिए भैया, बहुत शानदार प्रश्न आया है। कौन कौन छात्र देता है इस प्रश्न का सटीक जवाब? कितने सारे बच्चे जुड़ करके बड़ा उत्साह लगन के साथ, कुछ लोग तो मजा मस्ती करते रहते, बातें करते रहते, उनसे पढ़ने लिखने से क्या मतलब, वो तो सिर्फ चैटिंग करने आते हैं, हाय हेलो बोलने आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या किया जाए? फोन किए, हेलो, जी हाँ दोस्तों, कौन बोल रहे हैं? बोले हम बोल रहे हैं। बोले कौन बोल रहे हैं? बोले हम बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं मां जानती तो कहती नहीं जानती। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कहानियां बनती रहती हैं। मैंने ऐसे कई बार ये सारी चीजें देख रहा हूं। तो लिखा हुआ सन 2000 में भारत में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? उत्तरांचल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड का क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके पुष्कर सिंह धामी पुनः एक बार सरकार बनाए हैं। पुष्कर सिंह धामी। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि पुष्कर सिंह धामी को, जी हाँ दोस्तों, पुनः एक बार शपथ कौन दिलाया? मतलब किसने शपथ दिलाई है? पहला पॉइंट तो ये बनता है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि उत्तराखंड का पुराना नाम नो डाउट्स उत्तरांचल ही है। क्या है? उत्तरांचल ही है। और यह 2000 ईस्वी में भारत का कौन सा राज्य बनकर आया था? तो याद रखना, 27वां राज्य अस्तित्व में आया था। किससे अलग होकर के? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमने आपको बताया था 1, 9 और 15। ठीक है, चलते हैं कहानी समझते हैं दोस्तों। 3 राज्य अस्तित्व में आया, एक 26वां, एक 27वां, एक 28वां। ये 3 राज्य अस्तित्व में आए थे कब? 2000 में। कब आए थे? 2000 में आए थे। और इन तीनों का नाम जान लीजिए। छत्तीसगढ़ 26वां नाम भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ 26वां दोस्तों राज्य था, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर के आया था। किससे? मध्य प्रदेश से। 27वां उत्तरांचल था, जिसको वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर के आया था। 28वां जो राज्य है, यह आपका नहीं दोस्तों, झारखंड था। क्या? झारखंड था, जो किससे भैया? बिहार से अलग
होकर के आया है। तो इतना सब कुछ आप अगर पहचान लीजिए तो यहाँ से प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके क्या है, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। तो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, आज हम उन पर एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर देर मत करो, अच्छे से नहीं ध्यान दीजिएगा। राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ है। नो डाउट से जो भी छात्र छात्राएं अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, लेखपाल से संबंधित अभी हमारी संस्था ने एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया है और उसमें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत धुआंधार प्रश्नावली। अगर उन सटीक प्रश्नावलियों को आप सॉल्व करते हैं तो नो डाउट्स वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरी क्रीक, ठीक है ना दोस्तों, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, कच्छ के रन है। जी हाँ दोस्तों, लाल सागर। तो कहने का मतलब कोरी क्रीक जो है वह कच्छ के रन में है। दोस्तों कच्छ का रन दो लिए प्रसिद्ध है, एक कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और दूसरा आपका नहीं दोस्तों, जी हाँ, गधा की हड्डी। ठीक है, गधा की हड्डी के लिए प्रसिद्ध है, गधा की हड्डी। जो हाँ दोस्तों, जादू टोना टोटका वालों को आपने देखा होगा कि लिए रहते हैं, वो यहीं से है। और कच्छ का रन लूनी नदी का भी जब नाम आता है दोस्तों तो उससे भी संबंधित है, ये याद रखिएगा। और यह जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे एक तरह से नहीं दोस्तों, जो भैया क्या आते हैं, भूकंप आते हैं ना, उस जोखिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखा है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कितना शानदार बात है भैया, 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को सीमा निर्धारित की गई। जी हाँ दोस्तों, किसने निर्धारित किया? तो आपको सिरिल रेडक्लिफ का नाम तो याद आ ही रहा होगा। तो रेडक्लिफ रेखा निर्धारित की गई और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो निर्धारित की गई है वह अध्यारोपित सीमा है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? अध्यारोपित सीमा है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको इस बात का भी पता होना चाहिए दोस्तों, लगातार कंटिन्यू बोलने से आपको पता होना चाहिए हर इंसान का मस्तिष्क कमजोर होता है, लेकिन मैं जितना कंटिन्यू बोलता हूं उतना पढ़ाने में मजा आता है मुझे, यही याद रखिएगा। आप देखते होंगे जब से इस मंच पर खड़ा होता हूं आपके सामने तो फिर जुआ बंद नहीं होती है। और बाहर दुनिया में अगर हमको आप देखेंगे तो मैं बहुत कम बातें करता हूं, ये याद रखिएगा। लेकिन जब आपके सामने आता हूं तो बात करने का ही तो दोस्तों आपसे प्यार से जुड़ा हूं। अगर मैं बात करना बंद कर दूं तो फिर आप मजे कहां पाएंगे, कहां से मजा लाएंगे ना। तो ये याद रखिएगा भैया, भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन से देशों में स्थान आता है? आज का सबसे आसान प्रश्न है लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार चिंदी चोरी जैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। जल्दबाजी में क्या है, गलती कर बैठते हैं। जैसे मैंने देखा हूं, टेट के एग्जाम में देखा, पेट के एग्जाम में देखा, ठीक है ना दोस्तों, लोग गलती आसानी से करके चले आते हैं, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, आसानी से गलती करके चले आते हैं और बार बार अपनी किस्मत पर थोपते रहते हैं। नहीं, ये सारे प्रश्न जो आपसे आते हुए गलत होते हैं वह सिर्फ एक कारण है इसका कि आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने जल्दबाजी किया है। ये दो कारण आप बन सकते हैं, तो इनको मत बनाइए। 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां
कहाँ है? तो 5वें नंबर पर आता है कौन भैया? ब्राजील आता है क्या? 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है क्या? ठीक है ना दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया आता है क्या? 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। कौन आता है? अर्जेंटीना आता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए और चौथे पर चाइना का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि पर। चौथे पर किसका? चाइना का स्थान है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा पठार भारत की खनिज मतलब दिल के देश के रूप में जाना जाता है? यहां एक चीज लगा दिया है खनिज, नहीं तो डायरेक्ट लिख देता कौन सा पदार्थ दिल के देश के नाम से जाना जाता है भारत में, तब बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है आपके लिए। लेकिन जैसे ही खनिज लगाया, अब आप जानते हैं कि दोस्तों कौन खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कौन खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों, कौन? छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है दोस्तों। और आप जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार काफी है, याद रखिएगा। ये झारखंड, बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, बहुत सारे, उड़ीसा का कुछ भाग, अच्छी खासा इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें से झारखंड काफी ज्यादा दोस्तों विस्तार है इसका। और इसके नीचे भैया खनिज ही खनिज है, कहने का मतलब यह याद रखिएगा, इसीलिए इस नाम से इसे जाना भी जाता है। एनटीए नेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, जी हाँ दोस्तों, पेपर कोई भी हो, दिल लगी के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, दिल लगी के साथ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। इतना आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन दे सकते हो आप, बहुत शानदार। कैलाश, जी हाँ, मानसरोवर की यात्रा तो आप जानते हैं कितनी प्रसिद्ध यात्रा में से एक मानी जाती है। लेकिन जो भारत के लोग जाते हैं दोस्तों, वह कहां से जानते हैं? तो पिथौरागढ़ जिला है, कहां पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम है लिपुलेख। ठीक है, जिसका नाम है क्या? लिपुलेख। उत्तराखंड का यह दर्रा है, उत्तराखंड का यह दर्रा है दोस्तों। और यह पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में है, याद रखिएगा। यहां से भी आपको पता होना चाहिए बहुत शानदार तरीके से। तो पिथौरागढ़ जिले में है लिपुलेख दर्रा, वहीं से मानसरोवर की यात्रा पर लोग जाते हैं। वहीं पर क्या होता है? मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। ये भी प्रश्न आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत शानदार है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन है बड़े मजेदार। मजेदार लिखा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना दोस्तों, किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप समूह कहा जाता है? कनारी द्वीप को, मदिरा द्वीप को, फरो द्वीप को, विलिंगटन द्वीप को। देखिए सारे द्वीप बहुत मजेदार है, सारे द्वीप बहुत मजेदार हैं, याद रखना। ये जो कनारी द्वीप है ना दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। जो आपका विलिंगटन द्वीप है, यह न्यूजीलैंड का पार्ट है। जो फरो द्वीप है, यह किसका पार्ट है दोस्तों? तो मुझे याद आ रहा है डेनमार्क और साथ ही साथ फिनलैंड का। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ फिनलैंड का है। और इसी को फरो द्वीप को ही स्वीप द्वीप कहा जाता है। किसको? फरो द्वीप को ही स्वीप द्वीप कहा जाता है। तो कितना आसान सा प्रश्न था, लेकिन लग रहा था बहुत कठिन। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार ही देख रहे हो। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्नेहा गुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद, रिया साइनी जी, ठीक है, रितेश साहब, जीनियस साहब बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे बच्चे जुड़ करके, जी हाँ प्रिया जी, सारे बच्चे जो हमारे साथ, हरिश्चंद्र जी, रितेश जी, सुशील जी, कितने सारे बच्चे जुड़ते हैं और बहुत शानदार प्रश्न का आंसर
आंसर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट से। और आप सभी लोग जब जुड़ करके प्रश्नावली को देते हैं तो मजा आता है। कितने शानदार बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन भाई बहनों को मैं नाम नहीं लिया हूं, ये लोग नहीं कि मतलब नाराज हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, आप हमारे दोस्त हैं, आप अपने घर हैं, आप हमारा परिवार है और अपनों में मतभेद नहीं होता है, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं और आप सब से एक बराबर स्नेह है मेरा, ना तो किसी से साथ बैर है, चाहे वसीम बिट्टो साहब हो, चाहे शहनाज जी हो, चाहे कोई भी बहन हो, रिया हो, काजल हो, ठीक है, सीमा हो, प्रिया हो, सालू हो, प्रियंका हो, जानवी हो, अपूर्व हो, सारे भाई बहन, सुशील हो, रितेश हो, अर्जुन आजमगढ़ हो, कितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हो, सब अपने हैं अभी से लेकर के, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। आगे देखता हूं दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? किसे एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। क्या दोस्तों? देखिए बेटा, हम भी एक इंसान है, ठीक है, हम भी क्या है, एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए भाई, अब यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है तो क्या होता है भाई, पढ़ा रहे, हो सकता है दिमाग से हमारे भी मिसप्रिंट हो जाए। अब यहीं पर आंसर भी कोई हो सकता है गलत भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कि 100% में। अब जी हाँ दोस्तों, आपके 99% प्रश्न एकदम सही ही रहेंगे, ये भी बात होता है। कभी कभी ऊंच नीचे आंखों से ओझल हो जाए तो फिर क्या होता है, क्या हो सकता है भाई, गलती हो गई और क्या बताए, फिर माफी मांगते हैं, अगली क्लास में समझाते हैं कि भाई यहां से गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ही 0.001% से भी कम रहता है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना चाहिए, दिल लगा करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यह याद रखिएगा दोस्तों। जबकि न्यायिक राजधानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ये 2 प्रश्न बन जाते हैं, इससे भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वह 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यह याद रखना। अंडमान के 3 पार्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अंडमान, जी हाँ, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो जो दक्षिणी अंडमान है वो बड़ा है और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर भी है, यह याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी है? व्यस्ततम नव्य नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी जो है वह राइन नदी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा याद रखना दोस्तों, क्या है, व्यापार का आना जाना, मतलब काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, नदियों में नावों का आना जाना होता है, चाहे पानी वाली जहाजें हो या फिर नॉर्मल नाव हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसीलिए इसे व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। यह विश्व की रूर कहलाती है, विश्व की क्या कहलाती है? रूर कहलाती है। साथ ही साथ आपको यह भी बात पता होना चाहिए दोस्तों, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह ब्लैक फॉरेस्ट, जो ब्लैक फॉरेस्ट होता है, क्या, ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, आपको लगता होगा काला जंगल, जी नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो जर्मनी में, ठीक है, उस जर्मनी, और एक नीचे पर्वत है वासेसस, ठीक है, वासेसस पर्वत इसी के, जी हाँ दोस्तों, बीच से प्रवाहित होती है। तो भ्रंश में, भ्रंश मतलब जैसे क्या होता है, कोई चीज टूट जाए, टूट कर बीच में दरार पड़ जाए, ठीक है, दरार पड़ जाए तो उसे बीच का जो पार्ट होता है उसे भ्रंश बोलते हैं। और आपने देखा होगा इसी भ्रंश से प्रवाहित होती है। और यह जो नदी प्रवाहित होती है इसी में आगे चल के नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम, ठीक है, रॉटरडम बंदरगाह
जो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक पाया जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह में से एक है, यही याद रखने वाली बातें हैं। राइन नदी वहां से निकल करके उत्तरीय सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है, ये बातें भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्नावली आने से पहले यूपी कांस्टेबल जबरदस्त वैकेंसी 26,210 पद इसमें आ रहे हैं, और अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, लीजिए पूरा चांस लगा दीजिए जान की बाजी। निम्नलिखित जी हां में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ठीक है ना दोस्तों, कौन सी नदियां हैं जो बाढ़ आपदा, आपदा मतलब ध्यान समझते होंगे, जब हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत की समस्त नदियां क्या होती हैं? बाढ़ क्षेत्र में आती हैं, चाहे उसमें गंगा हो, यमुना हो, ठीक है ना दोस्तों। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनमें विकट रूप धारण करती हैं, इसी तरह पूर्वोत्तर भारत की हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से पेनगंगा है, सिंधु नदी है, कावेरी नदी है, बाढ़ नहीं आता है, लेकिन कोसी में विकराल रूप से बाढ़ आता है। इसलिए ए बी, ठीक है ना दोस्तों, और डी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन सही है। सी को यहां से हटाना पड़ेगा, क्या? सी को यहां से हटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले में खारे जल का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था? याद करिएगा दोस्तों, वीडियो का पेपर था, जी हां, जूनियर असिस्टेंट का पेपर था। इन सब प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न जीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों लूनी नदी को आप कभी मत भूलिएगा। लूनी नदी जो है अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है दोस्तों, अजमेर के पास से प्रवाहित होते हुए ये पहुंचती है भैया कहां? रन के कच्छ, और अपनी ही घाटियों में सूख जाने वाली नदी है। मरुस्थलीय भाग से प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका निचला भाग का पानी का जो जल होता है वो लवणीय होता है, मतलब नमकीन होता है, और ऊपरी जल का भाग मीठा होता है दोस्तों। तो इसलिए यहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है, यहां से भी क्या होता है? प्रश्न देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जी हां उत्खात्य भूमि के लिए कुख्यात है? ठीक है, कौन सा है भैया? तो उत्खात्य भूमि के लिए कौन प्रसिद्ध है? जो बीहड़ का क्षेत्र बनाती है वह है आपका चंबल नदी। चंबल नदी बहुत ज्यादा अर्थात मृदा का कटाव करती है। चंबल नदी क्या होता है? बहुत ज्यादा मृदा का कटाव करती है। मालवा बेसिन से इसका संबंध है, ये उत्तर मध्य प्रदेश राजस्थान से प्रवाहित होते हुए इटावा के पास जा करके यमुना की सहायक नदी बनती है। ठीक है ना दोस्तों, इटावा के पास जाकर यमुना की सहायक नदी बनती है। राजस्थान की यह एक प्रमुख नदियों में से भी आती है, ये याद रखिएगा, चंबल नदी। ठीक है, चलते हैं अगला भैया। आने से पहले अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर, अभी ऑर्डर करें अपने क्या? नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के, और यहां से आप घर बैठे बुक परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, हमारा दिया गया नंबर ये है। इन बुक की विशेषता आज मैं बताता हूं। पहली बात, ठीक है, ये बुक जो लिखी गई हैं वह दोस्तों इसमें हमारा भी रोल है, अमरेश सर का भी रोल है। नो डाउट से चेक करने के लिए हमें भी मिली थी ये बुक, और इसमें हमने अपना जो भी एक प्रूफिंग किया, देखा इसको बहुत ध्यान से, इसीलिए आप इनमें इस बुक में हमारा भी नाम देखेंगे। लेकिन नो डाउट्स इस पुस्तक को नितिन सर ने भी बहुत ध्यान से देखा, सब टीचर मिल करके, मतलब इसका सहयोग से तैयार किए। तैयार करने के बाद जो इसमें व्याख्या दी गई है वो बहुत ही विशिष्ट दी गई है। मतलब दोस्तों ऐसी व्याख्या जो आपके एक प्रश्न से लगभग 10 प्रश्न को सॉल्व कर सकती
सकती है और सारे एथेंटिक आंसर लिखे गए हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, देखिए पुस्तक है, मिसप्रिंट तो हो सकती है, नो डाउट्स। क्या होता है, कभी कभी टाइपिस्ट भैया गलती कर सकते हैं, ठीक है, हम लोगों से भी गलती हो सकती है, कभी कभी नजरों से क्या होता है फेर हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो ये तैयार हुई पुस्तक है वह मार्केट में बहुत ज्यादा मांग हो रही है। लगभग रोजाना अनगिनत किताबें बच्चे खरीद करके जो प्रेम स्नेह दिखाया है वह गजब का है, ठीक है। तो लेखपाल का हो या फिर वीडियो की हो, जी हाँ, स्टडी 91 परिवार में बहुत जल्द समस्त सब्जेक्ट की बुक आएगी और भीम सर की भी बुक आएगी। दोस्तों याद रखिएगा, जिस दिन मेरी पॉलिटी की बुक उतरेगी, जिस दिन मेरी जियोग्राफी की बुक उतरेगी, याद रखना दोस्तों उसका कोई तोड़ नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। इतनी सरल, इतना सब कुछ प्यार से समझाने पर एक बार में याद होने वाली पुस्तक आपके सम्मुख आएगी, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिएगा, बिल्कुल आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से दुबरी को जोड़ा जाता है। सदिया से दुबरी तक देखा जाए दोस्तों, जो सदिया से दुबरी तक जोड़ने का राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग है वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। 1988 अगर याद हो तो यह, जी हाँ दोस्तों, उद्घाटन हुआ ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितना? 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये याद रखने वाली बातें हैं। लिखा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, यमुना नदी का, गोदावरी नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा का। तो गोदावरी का नहीं है, गोदावरी का उद्गम नासिक के पास से होता है दोस्तों, यह बातें आपको पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र के पास से यह होता है और यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी मानी जाती है और सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बाकी यमुना का, गंगा का, जी हाँ, सिंधु का, सतलज का, तीस्ता का, ये सारी ही नदियां जो है हिमालय के पार्ट से निकलती हैं। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है। नदी पर बना भारत का सबसे लंबा पुल ढोल सदिया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यह असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भैया 26 मई, ठीक है, 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। उद्घाटन कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई जो है वह 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है जो लोहित नदी पर बना है। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। इस पुल का नाम एक और है, भूपेश, ठीक है ना दोस्तों, भूपेश हजारिका का नाम अगर आप याद हो, हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो भूपेश हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह याद रखना दोस्तों। तो भूपेश हजारिका प्रसाद देशमुख का नाम जरूर जरूर याद रखिएगा और वहीं से यह प्रश्नावली बन रही है। तो पूरा इस तरह आपने देखा, नोट कर लीजिए भैया, आपने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी ना, कितना महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी जो हम लोगों ने एक एक करके समस्त चीजों को सॉल्व किया, ठीक है। तो भैया आप सभी लोग देख रहे थे कि ये था आज का समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने रखा गया है और आपको यह पार्ट पूरा जो एक तैयार किया जाता है वह बेहतरीन, हर दिन 10 से 15 प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जो ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं, जहां से आपको पहली बार रूबरू कराया जाता है, बहुत तरीके से समझाया जाता है ताकि आप सभी लोग तैयार रखें। दोस्तों ये जो पुल बनाया गया है ये विशेष करके
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। इसका निर्माण इसलिए अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा ये पुल है, यहां से टैंक लद करके चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में जो हमेशा चाइना अपना दावा करता रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टि से और जी हाँ दोस्तों, कई 100 किलोमीटर की दूरी और समय का बचत तो हुआ ही हुआ है, नो डाउट। लेकिन जो आपका नहीं दोस्तों, एक मेन उद्देश्य है हमको चाइना को कंट्रोल करना। ठीक है, चाइना कंट्रोल करना। हमारे सैनिक अगर काम पड़ जाए तो तुरंत अर्थात वहां पर अपना पूरा सज्जो सामान लेकर पहुंच सके, ये सारे उद्देश्य से इस पुल का निर्माण किया गया है। आज बहुत बड़ा लाभान्वित कर रहा है ये पुल, बहुत शानदार है। तो दोस्तों ये थी आज प्रश्नावली आपके लिए। आप सभी लोग इस प्रश्नावली में शामिल हुए, अपना प्रेम स्नेह दिखाया, आप सभी का स्नेह प्यार में स्वीकार करता हूं। इसी तरह जुड़ते रहिए, ठीक 12 बजे हमारे साथ है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।